हाय लबासना ड्रीमर्स। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के शासक रहते हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में जिस वक्त ये गद्दी पर बैठता है उस वक्त इसके हाथ में बदायूं की और लाहौर की इक़्तिदारी रहती है। यह गद्दी पर बैठ तो जाता है किंतु यह बहुत विलासी और बहुत ही अयोग्य शासक था। वह अपने शासनकाल में अपने शासन की पूरी जिम्मेदारी अपनी माता को शाह तुर्कान को दे रखा था। तो शाह तुर्कान बेसिकली एक तुर्की दासी थी। वह विद्वानों, सैयदों और पवित्र आत्माओं को दान और उपहार देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वह बहुत कुचक्र महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन उसने आरंभ कर दिया था। इल्तुतमिश के रनिवास की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगी और अनेक हत्या करवाई। राजनैतिक हत्याएं बहुत ढेर सारी करवाई और उसी के आदेश से इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करके मार दिया गया। जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी तो उस वक्त के अमीर का विश्वास शासन पर से टूट जाता है और वो अलग अलग जगह पे लाहौर के इक़्तिदार, बदायूं के इक़्तिदार, जगह जगह के इक़्तिदार विद्रोह करने लगते हैं। इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज शाह का भाई मीन गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, उसे जब इस बात का पता चलता है जो कि वह अवध का इक़्तिदार था तो वह विद्रोह कर देता है। और उसके विद्रोह करने के साथ साथ जो और भी अमीर थे, जो और भी इक़्तिदार थे, खैर उनका भी मनोबल बढ़ जाता है और वो विद्रोह कर देते हैं। उस विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन को स्वयं जाना पड़ता है। रुकनुद्दीन दिल्ली से निकलते तो हैं, कूच तो करते हैं, बट निजामुद्दीन जुनैदी जो उसके प्रधानमंत्री रहते हैं वह बीच रास्ते में ही उसे धोखा दे देते हैं और वो अन्य इक़्तिदारों के साथ, जो विद्रोही इक़्तिदार थे, उनके साथ जा कर के वो मिल जाता है। तो जब रुकनुद्दीन को ये बात पता चलता है कि उसका प्रधानमंत्री ही उसका साथ छोड़ दिया है, उसकी सेना ने ही उसका साथ छोड़ दिया है, तो वह वापस अपने महल की ओर चल देता है। महल की ओर पहुँचता है। जब महल के पास पहुँचता है तो वह देखता क्या है कि उसकी बहन कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण किए हुए जनता के सामने खड़ी है और मदद की गुहार लगा रही है। रजिया सुल्तान अपने भाषणों में कह रही थी कि शाह तुर्कान का शासन अनैतिक है, मेरे भाइयों की हत्या करवा दी जा रही है और शासन कुशासन में परिवर्तित हो गया है, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि उस वक्त गुलाम वंश में मीन दिल्ली सल्तनत में लाल वस्त्र धारण करना मीन न्याय प्राप्त करने का संकेत माना जाता था। और इस प्रकार से जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया और महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को मीन गद्दी से उतार दिया और उसे पीट पीट करके मार दिया। शाह तुर्कान की मृत्यु के पश्चात जब रुकनुद्दीन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि पूरा माहौल तो उसके विरोध में है और रजिया सुल्तान ने उसे भी कारागार में डलवा दिया और संभवतः 19 नवंबर 1236 ईस्वी में उसकी हत्या भी करवा दी गई। इस प्रकार से रुकनुद्दीन फिरोज शाह मीन 1236 में गद्दी पर बैठता तो जरूर है, किंतु 6 माह और 18 दिन के पश्चात वह उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसके बाद से शुरू होगा रजिया सुल्तान का शासन। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी थी। 1236 से 1240 के बीच में इनका शासनकाल रहता है और ये अपने समय में कुछ अलग अलग कृत्य करती हैं जो उस वक्त के ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हटकर ये काम करेंगे। तो इसकी वजह से उस वक्त के जो तुर्कीस रहते हैं वो इनके विरोध में चले जाते हैं। जैसे इन्होंने किया क्या कि उमदत उल निश्वा, ये नाम है उमदत उल निश्वा, इसका अर्थ यह होता है कि पिता ने इसको उत्तराधिकारी सौंपा है, मीन पिता की उत्तराधिकारी, इसका एक अर्थ होता है। तो इन्होंने किया क्या कि रजिया सुल्ताना ने कि अपने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा मीन प्रिंटेड करवा दिया। और क्या किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, इसके बाद कबाह और कुलाह मीन की कुर्ता पहन करके और एक प्रकार की पगड़ी हुआ करती थी जिसका नाम कुलाह बोला जाता है, तो ये दरबार में आने लगती हैं। क्योंकि दरबार चलाने के लिए इन्हें रोज़मर्रा के अमीरों से और वहाँ के तुर्की सरदारों से बात करनी होती थी, तो इसलिए इस प्रकार से पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार की घटनाएं
उस वक्त तुर्की के सरदार जो हुआ करते थे उनको पसंद नहीं आती। वो तुर्की के सामंत कहते क्या हैं कि ये तो एक तो पहली बात तो एक महिला शासन कर रही है दिल्ली सल्तनत पर, और शासन कर तो रही है लेकिन ट्रेडिशन से भी अलग हटके। मीन उन्हें तो पर्दा में रहना चाहिए था, बुरके में रहना चाहिए था, किंतु वो बुरके को त्याग करके ये किस प्रकार का ये कबा और कुलाह को पहन करके दरबार में आ रही हैं और शासन चला रही हैं। तो उस वक्त के जो वजीर थे उनको भी ये बात बुरी लग जाती है, क्योंकि वो लोग क्या थे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उन्हें ये बातें बुरी लग जाती हैं। तो वजीर जुनैदी वो भी इसका खिलाफत करते हैं, इसका विद्रोह करते हैं, और उसके बाद जो अन्य अमीर रहते हैं और अन्य जो इक़्तिदार रहते हैं उनके साथ क्या होता है, मिली भगत करके तैयारी होती है कि अब रजिया सुल्तान को अब हटा देना है। रजिया सुल्तान का ये सारा घटनाक्रम बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कुछ मलिक जो तुर्क सामंत थे उनमें से कुछ के नाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी था, तो ये अलाउद्दीन जानी कहाँ का था, इक़्तिदार था, इसके पर लाहौर की इक़्तिदारी थी। फिर मलिक सैफुद्दीन कूची, ये इनके पास कहाँ की एक तो थी इक़्तिदारी थी, ये हांसी की इक़्तिदारी थी इनके पास। फिर इजुद्दीन कबीर खां अयाज, मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सलारी, ये सारे जो छोटे छोटे इक़्तिदार थे, कोई बदायूं का था, कोई मुल्तान का था, तो इनके हाथ में इक़्तिदारियाँ थी और इन्हें ये शासन, रजिया सुल्तान का शासन अच्छा नहीं लगता, तो ये विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने के पश्चात होता क्या है कि रजिया सुल्तान को इन सारी बातों की खबर लग जाती है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और ये सब तुर्किस हैं और ये हमें गद्दी से हटाना चाहते हैं। तो उसने एक मलिक नुसरुद्दीन तायसी नामक एक अवध का इक़्तिदार रहता है जिसकी नियुक्ति रजिया सुल्तान ने ही की थी, वह तुर्की नहीं था। तो नसरुद्दीन तायसी को रजिया सुल्तान आदेश देती है कि अपनी सेना लेकर के आप जाइए और इस विद्रोह को दबाइए। ये जाता तो है लेकिन जो सैफुद्दीन कुची रहता है वो इसे पकड़ लेता है और पकड़ करके गर्दन उड़ा देता है। मीन यह असफल हो जाता है, वह उस विद्रोह को दबाने में असफल। रजिया सुल्तान को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अभी हमारे इक़्तिदारों की बस की बात नहीं है, अभी मुझे खुद जाना पड़ेगा। वह चल पड़ती है दिल्ली से वो चल पड़ती है। किसको दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए जाती है और अपना तंबू डेरा वहाँ पे गाड़ देती है। उस वक्त के जो इक़्तिदार रहते हैं और रजिया सुल्तान, इन दोनों की शक्ति लगभग बराबर रहती है। कभी रजिया सुल्तान को विजय हासिल होती, कभी उन इक़्तिदारों को विजय हासिल होती, तो कोई परिणाम निकल करके नहीं आ रहा था। और रजिया सुल्तान को महसूस हो जाता है कि इन इक़्तिदारों से सफल हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वह एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक चाल चलती हैं और उस वक्त जो मुल्तान के इक़्तिदार जिसने विद्रोह किया था उसको संदेशा भिजवाती हैं कि एक काम करिए, आप मेरे फेवर में आ जाइए, आप मेरे पक्ष में आ जाइए और अपने साथियों का साथ छोड़ दीजिए। हम आपको उस वक्त के जो सबसे महत्वपूर्ण इक़्तिदारी हुआ करती थी, लाहौर की इक़्तिदारी, मैं आपको वो दे दूंगी। कबीर खां सोचता है कि हाँ, बात तो सही है कि इतने लोग, इतने इक़्तिदार हैं, यदि विद्रोह हुआ भी, कुछ परिवर्तन हुआ भी, तो पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, बट लाहौर की इक़्तिदारी अगर मुझे मिल जाती है, क्योंकि वहाँ का रेवेन्यू वगैरह बहुत अच्छा था, तो ये कबीर खां राजी हो जाता है। कबीर खां खुद तो राजी होता ही है, प्लस अब उसका एक मित्र रहता है, बदायूं की जो इक़्तिदार रहते हैं उनका नाम रहता है मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी। उनको भी अपने साथ लिए रहता है। बोलता है कि चलो ठीक है, अब रजिया सुल्ताना का संदेशा आया है, अब उनके साथ रहते हैं, अब हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा मिले वहाँ से। तो इस प्रकार से उन दोनों को साथ में लेकर के रजिया सुल्ताना उसके बाद जुनैदी, जिस प्रधानमंत्री ने धोखा दिया था, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल देती है। लेकिन वह जुनैदी, निजामुद्दीन जुनैदी पूरा नाम रहता है उसका, उसे पता चल जाता है कि रजिया सुल्ताना आने वाली है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि रजिया सुल्ताना अब उसे मार देगी, वह भाग खड़ा होता है। भाग करके एक जाता कहाँ है, भाग करके वहीं पास के जंगलों में पहाड़ियों पर जा करके छिप जाता है। पहाड़ियों पर छिप तो जाता है, लेकिन फिर रजिया सुल्ताना को सूचना मिलती है कि कुछ डकैतों ने उसकी भी हत्या कर दी है, वह जीवित नहीं बचा हुआ है। और इस पूरे अभियान में जो कुछ और इक़्तिदार थे, मीन जैसे हुआ सैफुद्दीन कूची हुए, उनको पकड़ करके मार दिया गया। मलिक अलाउद्दीन जानी को भी पकड़ कर, मलिक अलाउद्दीन जानी लाहौर का इक़्तिदार था, उसकी हत्या कर दी।
इस प्रकार से रज़िया सुल्ताना ने उन सभी विद्रोही इक़्तिदारों की हत्या कर दी, या तो उन्हें अपने फेवर में ले लिया और पूरी कूटनीतिक और राजनीतिक तरीकों से उस विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह का दमन करने के पश्चात अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे अपने लोगों की आवश्यकता थी जो सत्ता में उसका साथ दें, ना कि इस प्रकार से विद्रोह करते रहें तो शासन कैसे चलेगा। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के शासनकाल के दौरान रज़िया सुल्ताना गैर तुर्कियों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर देती है, जिसमें से याकूत एक महत्वपूर्ण दीवाने आखूर का पद हुआ करता था। उस समय दीवाने आखूर मीर अस्तबल का प्रमुख हुआ करता था। तो अस्तबल का प्रधान किसको बना दिया जाता है? याकूत को बना दिया जाता है। तो याकूत गैर तुर्की सदस्य था, ठीक। और रज़िया सुल्ताना ने कुछ और अपने लोगों को तुर्की में से ही कुछ और अपने लोगों को जोड़ देती है। अपने पूरे शासनकाल में, अपने पूरे सभा में उन लोगों को जोड़ती है, जिसमें से एतगीन महत्वपूर्ण रहता है। एतगीन को बदायूं की इक़्तिदारी दे दी जाती है कि भाई ये मेरा वफादार रहेगा, ये मेरा बात सुनेगा और मेरी मदद करेगा, इस प्रकार से उसको दे दिया जाता है। फिर अल्तुनिया भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहता है, उसको भटिंडा की इक़्तिदारी दे दी जाती है। तो इन दोनों को वो बड़ा विश्वास पात्र मानती थी कि ये एतदीन हो गए और ये अल्तुनिया हो गए, ये लोग मेरा साथ देंगे, ये लोग मुझे धोखा नहीं देंगे। लेकिन किंतु जैसे ही इन दोनों को, एतगीन को और अल्तुनिया को पता चलता है कि दीवाने आखूर के पद पर एक गैर तुर्की को बैठा दिया गया है और उसे इतना महत्व दिया जा रहा है, और एक अफवाह भी फैल जाती है कि याकूब का और रज़िया सुल्ताना के बीच में कोई संबंध है। ऐसा क्यों? इतिहासकार बताते हैं कि याकूब जब कभी रज़िया सुल्ताना घोड़े पर बैठने के लिए जाती थी तो वह अपने हाथों से सहारा देता था रज़िया सुल्ताना को। तो उस वक्त के इतिहासकार, हालांकि कुछ लोग तो मना भी करते हैं, कुछ लोगों के मना करने के बावजूद इस तथ्य को थोड़ा सा प्रबल या बल मिल जाता है, और एतगीन और अल्तुनिया इन दोनों ने सोच लिया कि हाँ भाई, सब कुछ तो गड़बड़ी है, हमें अब रज़िया सुल्तान को हटाना चाहिए, ठीक। अब अल्तुनिया और एतदीन ये दोनों अकेले कैपेबल नहीं थे, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि जो सबसे प्रमुख इक़्तिदारी हुआ करती थी लाहौर की इक़्तिदारी रज़िया सुल्ताना ने किसको दिया है? एक धोखेदार, उन विद्रोही सरदारों का जो गुट हुआ था उसको तोड़ने के लिए एक इक़्तिदार कबीर खां अयाज को लाहौर की इक़्तिदारी दे दी गई थी। अब कबीर खां अयाज उस वक्त जो विद्रोही साथी थे उनके साथ भी धोखा करता है, और यहाँ पर एतदीन और अल्तुनिया जब ये दोनों कबीर खां को संदेशा भिजवाते हैं कि रज़िया सुल्तान गैर तुर्की लोगों को उच्च पदों पर बैठा रही है, हमें इन्हें गद्दी से उतारना होगा। कबीर खां राजी हो जाता है, कहता है कि हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। वो तो हमेशा से दोगला था, हमेशा से अपना पाला वो पलटता रहता था। किंतु कबीर खां को एक घमंड भी था कि अब तो मेरे पास लाहौर की इक़्तिदारी है, रज़िया सुल्ताना क्या चीज़ है, वो तो एक महिला ही तो है, उसे जब चाहेंगे तब हम हरा देंगे। तो एतदीन को और अल्तुनिया को दोनों को बोलते हैं, आप तुम दोनों चिंता मत करो, इसके लिए तो मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक। तो एतदीन कहते हैं कि ठीक है, तो देख लेते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो लाहौर से विद्रोह छेड़ देता है, रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कहते मैं रज़िया सुल्तान को नहीं मानता कि वो दिल्ली सल्तनत की रानी है, क्या है, सुल्तान है, मैं नहीं मानता। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान को फिर से किसी और पर भरोसा नहीं रहता है, तो वह खुद से चल बैठती है, और चेनाब, जो अभी आज सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु सबसे पश्चिमी छोर है, पश्चिम से यदि पूरब की ओर आप आएंगे तो झेलम के बाद चेनाब, तो चेनाब नदी तक ये कुबार खां को वो पीछा करते हुए चली आती है। कुबार खां भागते भागते वो मंगोल के पाले में चला जाता। अगर चेनाब का सरहद, चेनाब के उस तरफ पश्चिमी छोर पर मंगोलों का शासन हुआ करता था, तो कुबार खां को भागने की जगह नहीं मिलती है जब रज़िया सुल्तान उसका पीछा करने लगती है। तो रज़िया सुल्तान से वो हाथ जब आता है, उसके मन में आता है कि अब तो उसकी जान बचेगी नहीं, अब तो रज़िया सुल्ताना मुझे मार ही देगी, तो वह माफ़ी वगैरह मांगने लगता है। जब कबीर खां अयाज जब माफ़ी वगैरह मांगने लगता है तो रज़िया सुल्ताना को थोड़ी अपनी कमजोरी का भी एहसास होता है, तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, इससे पहले इसने तो मेरा साथ दिया ही है, तो चलो एक काम करो, तुम लाहौर नहीं, तुम मुल्तान में आ जाओ, ठीक है, तुम लाहौर को छोड़ करके तुम मुल्तान में आ जाओ।
तो उसकी जान तो बच जाती है, वो वापस से मुल्तान में तो आ जाता है। इधर इतगीन को पता चलता है कि अरे रजिया सुल्ताना ने तो कबीर खां की ऐसी की तैसी कर दी है। तो इतदीन ने फिर से एक पूरा षड्यंत्र बुनता है और अल्तुनिया को संदेशा भिजवाता है कि चलो कबीर खां से तो कुछ नहीं हो सका, अभी हम लोग करेंगे। इतगीन बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, उसके कुछ अमीर रजा सुल्तान के साथ साथ भी थे और दोनों के बीच में थे। मीन कुछ ऐसे अमीर थे इतगीन के संपर्क में जो रजा सुल्तान को कभी भी धोखा दे सकते थे। तो इतगीन संदेशा भिजवाता है अल्तुनिया को, बोलता है कि रजा सुल्तान के साथ कुछ मेरे भी अमीर हैं जो उस वक्त उसको धोखा दे देंगे, तुम रजा सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दो और उस पर आक्रमण कर दो। अल्तुनिया ने वैसा ही किया जैसा इतगीन ने कहा था, उसने धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? रजा सुल्ताना को। रजा सुल्ताना को विश्वास नहीं हो रहा था कि अल्तुनिया को, इतगीन को, इन लोगों को तो मैंने ही तो रिक्रूट किया था, मैंने ही तो इनको इक्तदारी दी है, फिर ये मेरे खिलाफ क्यों इस तरह से बगावत कर रहे हैं। लेकिन अल्तुनिया कहता है कि नहीं, मुझे तो बगावत करनी है। और कुछ अमीर जो रजा सुल्तान के साथ रहते हैं वो भी धोखा दे देते हैं। अल्तुनिया के साथ अमीरों का मिल जाना और इतगीन के सरदारों का मिल जाना, तो इस वक्त रजिया सुल्तान कमज़ोर पड़ती है और अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हराने में सफल हो जाता है। अल्तुनिया रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देता है, जेल में। और जेल में जैसे ही बंद होता है और अल्तुनिया ने तुरंत संदेशा भिजवाया इतगीन को, बोला कि ठीक है, आपका काम हो गया, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतगीन बड़ा प्रसन्न होता है और वह तुरंत अपने सरदारों और अपने अमीरों को बोलता है कि इल्तुतमिश के जो और पुत्र हैं, बहराम शाह हैं, उनको गद्दी पर बैठा दिया जाए। तो गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बहराम शाह खुश हो जाता है कि चलो मेरी बहन की जगह अब मुझे गद्दी पर बैठा रहे हैं ये लोग, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से इतगीन अपनी पूरी योजना में इस प्रकार से सफल हो जाता है कि अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अल्तुनिया के विद्रोह करने के पश्चात ने रजिया सुल्तान से लड़ाई होती है और रजिया सुल्तान को वो हराने में सफल होता है। फिर बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। फिर जब कुछ रजिया सुल्तान को कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि अच्छा ठीक है, इतगीन को तो मिलने वाला था एक नायब का पद, नायब ए मामलिकात का पद मिलने वाला था, क्योंकि जब बहराम शाह को वो गद्दी पर बैठा रहा था इतगीन, तो उसी वक्त बहराम शाह से बोला था कि तुम एक शासक की, एक सुल्तान की जितनी शक्तियाँ होती हैं वो सब मुझे दे दोगे। तो बहराम शाह कहते हैं कैसे दे दूंगा। तो बहराम शाह को उत्तर देते हैं इतगीन, कहते हैं आप एक नया पद बनाओ, नया पोस्ट बनाओ, बिल्कुल जिसे बोला जाएगा नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात आप बनाओगे और आप उस पद पर मुझे बैठाओगे और अपनी सारी शक्तियाँ नायब ए मामलिकात को सौंप दोगे और सौंप करके आप मौज काटोगे। तो बहराम शाह कहता है कि चलो एक बार गद्दी पर बैठ तो जाने दो, फिर बताता हूँ। ठीक, तो इतगीन को नायब ए मामलिकात का पद मिल जाता है। इधर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद में बंद किया हुआ है और रजिया सुल्तान को एक खबर मिल जाती है कि इस समय अल्तुनिया और इतगीन दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सारा षड्यंत्र लड़ाई तो अल्तुनिया ने किया, लेकिन पूरा फल अकेले इतगीन खाया जा रहा है। और अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया को बोला कि देखो, तो तुम्हारा मित्र था इतगीन, उसने तुम्हारे साथ तो धोखा किया, चलो तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं उसे हरा दूंगी और हरा करके मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। तो अल्तुनिया को लगता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रही हो, क्योंकि अभी तो ये तो हो सकता है कि मेरे प्रेम पास में फंसी हो एंड ऑल, जो भी हो, इसको तो मैं जब चाहूँगा तब हरा ही दूंगा यदि एक बार इतगीन को उस गद्दी से हटाने पाता हूँ तो। अल्तुनिया राजी हो जाता है। अल्तुनिया कुछ अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता है और फिर वापस बहराम शाह के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगता है। इधर इतगीन निरंकुश हो जाता है, सारी शक्तियाँ, सुल्तान की सारी शक्तियाँ पा करके वह निरंकुश हुआ जाता है और अपने महल के आगे हाथी घोड़े, एक सुल्तान की जो शान शौकत हुआ करता था, इतगीन उस पद नायब ए मामलिकात के पद पर बैठने के पश्चात एक सुल्तान की तरह व्यवहार करने लगता है। तो बहराम शाह को बहुत बुरा लगता है। वो अपने अंगरक्षकों को बुलवाता है और बोलता है इतगीन को उड़ा दो, गर्दन उड़ा दो उसकी, उसे मार दो। तो बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात के पद पर, प्रथम पद पर इतगीन जो बैठा हुआ था उसको भी मरवा दिया। इतगीन की मृत्यु के पश्चात जो अदर सरदार रहते हैं वो भी बहराम शाह को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन वो कहते नहीं, बहराम शाह तो कुछ भी कर सकता है। बहराम शाह के ऊपर फिर उधर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों मिल करके वापस से आते हैं
दिल्ली सल्तनत पर वो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए, लेकिन बहराम शाह के हाथों वह हार जाते हैं। मीन कुछ और भी सेनानायक होते हैं रजे सुल्तान के साथ और अल्तुनिया के साथ, जो उनको धोखा दे देते हैं, और इस प्रकार से बहराम शाह और रजे सुल्तान इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है, और इस बार रजे सुल्तान फिर से हार जाती है और अल्तुनिया के साथ। ये दोनों जब वापस जा रहे होते हैं इस हार के पश्चात, जब ये दोनों अपने वहाँ से वापस निकल रहे होते हैं, तो उसी वक्त होता क्या कि काफ़ी थके रहते हैं अल्तुनिया भी और रजे सुल्तान, ये दोनों काफ़ी थके रहते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगते हैं, क्योंकि सेना तो साथ छोड़कर जा चुकी थी। तो एक कैथल नामक जगह था, तो कैथल के पास एक वृक्ष के नीचे वो लोग बैठे हुए थे, आराम ही कर रहे थे। तभी कुछ डाकू आते हैं, और 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में उन डकैतों ने किया क्या कि उन दोनों की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से रजे सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासिका थी, वह उसकी जीवन लीला वहीं से समाप्त हो जाती है, और वह इस दिल्ली सल्तनत का उसका सूर्यास्त हो जाता है, वो मर जाती है, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।